नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारक परिचय के अंदर हम दुर्खिम की चर्चा कर रहे हैं। दुर्खिम के श्रम विभाजन की बात कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको तीसरी बार मिल रहे हैं हम श्रम विभाजन के संदर्भ में दुर्खिम के, और मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको श्रम विभाजन क्या है, श्रम विभाजन की क्यों आवश्यकता हुई, दुर्खिम का श्रम विभाजन से क्या तात्पर्य है और दुर्खिम इसको लेके क्या कहते हैं उस पर विस्तार से चर्चा की। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दुर्खिम ने समाज के जो दो प्रकार बताए हैं, दो प्रकार की एकताओं के प्रकार बताए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। पहला है यांत्रिक समाज, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, यांत्रिक एकता। सरल आदिम प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पाए जाने वाली समानताएं इस एकता का आधार है। इन समाजों में लोगों की परिस्थितियां एवं भूमिकाओं में, विचारों में, विश्वासों में, जीवन शैलियों में, मानसिक सामाजिक नैतिकताओं में समानता पाई जाती है। सरल आदिम एवं प्राचीन समाजों का आकार बहुत छोटा होता है। लोगों की आवश्यकताएं सीमित एवं लगभग समान होती है। उन पर परंपरा, जनमत एवं धर्म का नियंत्रण एवं प्रभाव दिखाई देता है। अगर हम यांत्रिक समाजों की विशेषताओं की बात करें तो इनकी निम्न विशेषताएं है। पहला, अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक समाज के अंतर्गत आदिम एवं ग्रामीण समाज आते हैं। इन समाजों में आयु, लिंग एवं आनुवांशिकता के आधार पर गैर बराबरी पाई जाती है। दूसरा है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान। यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति के स्थान पर समाज को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, सामूहिक चेतना का प्रभाव। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभाव होता है। समाज के विश्वास एवं संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। नेक्स्ट, दमनकारी कानूनों की प्रधानता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानूनों की प्रधानता पाई जाती है। दमनकारी कानून का उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना है। नेक्स्ट, नैतिकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है। यद्यपि यांत्रिक एवं स्वायत्त दोनों ही प्रकार के समाजों में नैतिकता के धरातल पे ही समाज खड़े होते हैं, किंतु स्वायत्त समाजों में नैतिकता कमजोर हो जाती है तथा यांत्रिक समाजों में नैतिकता का आधार पर समाज अपनी सुदृढ़ता एवं नियंत्रण व्यवस्था को बनाए रखता है। नेक्स्ट, सजातीयता। यांत्रिक समाजों में जनसंख्या कम होती है, अतः हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। ऐसे समाजों में जनमत का अधिक महत्व होता है। जनमत की एक रूपता भी समाज में सुदृढ़ता स्थापित करती है। नेक्स्ट, राजनीतिक जीवन। यांत्रिक समाजों में न्याय, दंड, सामाजिक मामले सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। सारा समूह या समुदाय मिलकर ही कानून बनाते हैं, उन्हें लागू करने और कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक संगठन। यांत्रिक समाजों में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था है। भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति भी इन समाजों में कठिनाई से होती है। इन समाजों में विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार एवं समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं। वर्गों का अभाव पाया जाता है और संपत्ति सामूहिक होती है। अगला और लास्ट है धार्मिक संगठन। यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। इनमें धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम से मतलब हुआ कि वह पशु, पक्षी या कोई अन्य भौतिक जैविक इकाई जिससे कि हम हमारी उत्पत्ति मानते हैं और ये मानते हैं कि ये संकट के समय हमारी रक्षा करेगा। ये कोई पशु भी हो सकता है, पक्षी हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है। जैसे आप अपने अमूमन गाँव में देखते हैं कि एक चिन्ह बनाया जाता है हमारे दरवाजे पे, शेर का है, पक्षी का है, मोर का है, जो भी जिससे उनकी परंपराएं जुड़ी होती, उसको हम कहते हैं टोटम।
टोटम की पूजा की जाती है। टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। अब हम बात करेंगे सावयवी समाज की। यांत्रिक एकता के विपरीत दुर्खिम ने दूसरे प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा है, जो कि आधुनिक जटिल विकसित औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की प्रधानता होने के कारण विभिन्नताएं अधिक पाई जाती है। ये विभिन्नताएं समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है तथा सामूहिक चेतना की भावना को कमजोर करती है। यही कारण है कि व्यक्ति समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता और यहाँ लोगों के पारस्परिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। विभिन्नता युक्त आधुनिक समाजों में लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता के कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है और दूसरे कार्य के लिए उसे समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना होता है। समाज के सदस्यों की ये पारस्परिक निर्भरता और विशेषीकरण से उत्पन्न असमानता उन्हें एक दूसरे के निकट आने के लिए बाध्य करती है, जिससे कि समाज में एक विशेष प्रकार की एकता स्थापित होती है, जिसे दुर्खिम सावयवी एकता कहते हैं। सावयवी एकता की अभिव्यक्ति प्रतिकारी कानून के द्वारा होती है। प्रतिकारी कानून का संबंध व्यक्तिगत नैतिकताओं से होता है। ये व्यक्ति को समाज से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ता, वरन किन्हीं माध्यमों, संस्थाओं, प्रतिनिधियों जैसे न्यायालय, पंच, न्यायाधीश, वकील आदि के द्वारा जोड़ता है। अब हम बात करेंगे सावयवी समाज की विशेषताएं। दुर्खिम ने सावयवी समाज की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। जब यांत्रिक समाजों की जनसंख्या के घनत्व और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है तो वह सावयवी समाज की ओर अग्रसर होता है। सावयवी समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है। जो आवश्यकताएं महानगरों की है वो हमारे गांवों की नहीं हो सकती। इसी कारण से इनमें जटिल प्रक्रिया का जन्म होता है। नेक्स्ट है समाज में अन्योन्याश्रितता में वृद्धि। सावयवी समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण कार्यों का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है, किंतु ये सभी इकाइयां प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती है। तीसरा है विभिन्न व्यवसायों का विकास। सावयवी समाजों में सामाजिक विभेदीकरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं और विकसित होते हैं। ऐसे समाजों में जनसंख्या की अधिकता, आवश्यकताओं की बाहुल्यता एवं विविधता के कारण कई नवीन व्यवसाय जन्म लेते हैं, जिनसे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट है सामूहिक प्रतिनिधान। सावयवी समाज में लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध एवं रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में होती है। सामूहिक प्रतिनिधान सावयवी समाजों की साझा संस्कृति कही जा सकती है और इसी के द्वारा सामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट, प्रतिकारी कानून। सावयवी समाजों में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है, जिनका उद्देश्य दंड देना न होकर नागरिक को सामान्य जीवन में पुनर्स्थापित करना होता है। नेक्स्ट, आर्थिक संगठन। यहाँ यांत्रिक समाजों में जहाँ यांत्रिक समाजों में भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहीं सावयवी समाजों में बचत वाली अर्थव्यवस्था। इन समाजों में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, राजनीतिक व्यवस्था। सावयवी समाजों में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अलग अलग कार्य करते हैं। शासन वंशानुगत आधार पर न होकर चुनी हुई सरकारों के द्वारा होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। और अंतिम है धार्मिक संगठन। सावयवी समाज में धर्म के क्षेत्र में विस्तार हो जाता है। इनमें एकेश्वरवाद एवं बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यवहारीकरण व निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकीकरण हो जाता है। जनजातीय भक्तिवाद का ह्रास होता है। स्थानीय धार्मिक विश्वासों के
स्थान पर विश्ववाद तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद जन्म ले लेता है। ये बात की हमने सावयवी एकता की। अब हम कल बात करेंगे यांत्रिक और सावयवी समाजों में अंतर। ये महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मित्रों, पुनः आपसे यही गुजारिश कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपकी कोई जिज्ञासा है, समस्या है, उसे चर्चा करें, इनबॉक्स में चर्चा कर लें। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गया नहीं है। अपने मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, नोट्स बनाएं, आपकी कोई समस्या जिज्ञासा हो उसको लेके चर्चा करें। पुनः आपके स्वस्थ जीवन की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।